हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा राज आज तक किसी ने नोटिस ही नहीं किया। ये स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होती है जहां मेंबर्स ने वुल्फ का हंट स्टार्ट किया होता है। पूरे हंट के दौरान वुल्फ अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों के पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स होती हैं कि अर्थ के लोग 3 मिलियन फार्मर्स के सेक्टर से लेकर एंडियन से 600 ज्यादा वर्ल्ड्स तक हर जगह हंट कर चुके हैं। मतलब चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। उन लोगों को फुल कॉन्फिडेंस होता है कि वुल्फ पक्का पकड़ा जाएगा, क्योंकि जिस 9 लेवल सर्कल से वुल्फ का ताल्लुक होता है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और ये जो रिमोट एरिया है, यहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि अर्थ और एलियन के बीच क्लियर सेपरेशन हो जाता है, जिस वजह से एलियन क्रीचर को लोकेट करना बहुत इजी हो जाता है, चाहे वो किसी होल के अंदर ही क्यों ना छुपा हो। यहाँ तक कि एम्परर खुद भी ये मान लेता है कि इस होल से बच के निकलना नामुमकिन है। एम्परर अपनी बेस में भी 9 लेयर प्रोटेक्शन यूज करता है, जिससे होल और भी ज्यादा कन्फाइंड हो जाता है। शॉर्ट में बोले तो अर्थ के मेंबर्स ने हर डायरेक्शन से होल को कनेक्ट कर दिया और वुल्फ के पास एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं बचता। उसी मोमेंट पे घोस्टली लीडर अपने मेंबर्स को जॉइंट अटैक का ऑर्डर देता है। सब मेंबर्स मिलकर एक कंबाइंड अटैक लॉन्च करते हैं जो सीधा होल पर हिट करता है। लेकिन जब ये सब होता है, सस्पेक्ट को थोड़ा डाउट होता है कि जो मारा गया है वो इतना यंग क्यों था। जब वो लू फैंग के वर्ल्ड को चेक करता है तो वहाँ कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं मिलती। तब उसे रियलाइज होता है कि जो किल हुआ था वो असली लू फैंग नहीं था, बल्कि लू फैंग का क्लोन या डिस्गाइज था जो उन सबको डिसीव कर गया। जैसे ही ये बात क्लियर होती है, सस्पेक्ट फौरन अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है कि रियल लू फैंग का चेस कंटिन्यू रखें। मीनवाइल लू फैंग जो अभी भी छुपा हुआ होता है, उसे खुद भी पता होता है कि वो ज्यादा देर तक ऐसे हाइड नहीं कर सकता। ऊपर से क्राउड भी बहुत होपफुल होती है कि लू फैंग आए और उनकी हेल्प करे। उसके अपने लोग अभी भी रास्ते में होते हैं और इसी वक्त लू फैंग कलमोशा के साथ रिमोट एरिया में एंटर करता है। अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज करके कलमोशा से सी ऑफ रिवॉटनेस और फिर रिवॉटनेस तक का सफर इंस्टेंटली कंप्लीट करता है। टाइम पास होता रहता है और अर्थ के मेंबर्स होल का चेस कंटिन्यू रखते हैं। इस प्रोसेस में वो बहुत से फेक होल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं और टोटल 39 होल्स फिनिश कर चुके होते हैं। फिर भी वो रियल लू फैंग को ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन जब पूरा इंसिडेंट एंड होता है तो लू फैंग कहीं भी नहीं मिलता। सब शॉक हो जाते हैं कि लू फैंग उनकी नजरों के सामने से कैसे एस्केप कर गया। और फिर ट्रूथ रिवील होती है। लू फैंग एक्चुअली क्लैन मोशिया के बॉडी के अंदर होता है और क्लैन मोशिया ऑलरेडी अर्थ का मेंबर बन चुका होता है। डोंगहुआ में ये क्लियरली नहीं दिखाया जाता कि क्लैन मोशिया कैसे अर्थ का मेंबर बनता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली क्लैन मोशिया को अर्थ के मेंबर्स के साथ देखते हैं और साथ ही लू फैंग जो अभी तक चुपकर सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके बाद लो फैंग के सारे क्लोन्स बॉडीज का एक इंटरनल मीटिंग होता है, जहां वो डिसाइड करते हैं कि थर्ड बॉडी बनाई जाए और इसके लिए उस वर्ल्ड के जीन्स यूज किए जाते हैं जहां इंक्यूबेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। जो वर्ल्ड ट्री का एक स्प्लिट पार्ट होता है वो धीरे धीरे होल के अंदर एक एग की शेप ले लेता है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाती है। होल खुद रियलाइज कर लेता है कि ये प्रोसेस फेल होने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड की लाइफ की एक लिमिट होती है और ऊपर से होल ऑलरेडी एडजस्टमेंट फेज में होता है। इस वजह से होल के लिए वर्ल्ड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्यादा टाइम नहीं लगता कि एक बड़ा कोलैप्स होता है और वर्ल्ड ट्री के जीन्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिना कोई रेजिड्यू छोड़े। ये चीज लो फैंग के लिए बहुत बड़ा ब्लो होती है, क्योंकि थर्ड बॉडी वर्ल्ड ट्री पे फॉर्म नहीं हो पाती। लेकिन लकीली लो फैंग ज्यादा देर तक फेलियर में नहीं अटकता। वो ट्री वाले प्लान को ड्रॉप कर देता है और डिसाइड करता है कि किसी और टाइप की बॉडी बनाई जाए जो ट्री को रिप्लेस कर सके। फिर भी लो फैंग की विश यही होती है कि थर्ड क्लैन कुछ स्पेशल हो। इसके बाद लो फैंग रेमोडनेस के रेल्म में ट्रांसफर होता है, जहां जाकर वो रेमोडनेस के चिल्ड्रन को देखकर शॉक हो जाता है। रीजन ये होती है कि ये लोग अपनी लीनिएज को लेलुहर से जोड़कर देखते हैं और उनका स्टेटस रॉयल से भी ज्यादा रिस्पेक्टेबल माना जाता है। और जो रॉयल क्लास होती है वो 108 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। यहाँ एक और क्रेजी रिवील होता है। रेमोडनेस वर्ल्ड के पोर्ट्स टोटल 108 होते हैं। ये सुन के लो फैंग और ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पोर्ट्स का नंबर बिल्कुल रेमोडनेस के सीज के नंबर से मैच करता है। मतलब ये सब कोइंसिडेंस नहीं लगता। और ज्यादा इन्फो लेने के लिए
पोर्ट अथॉरिटीज प्रेमल सिटी से कांटेक्ट करते हैं। प्रेमल सिटी पोर्ट को बताती है कि रेमोडनेस सी एक ऐसी जगह है जहां रेमोडनेस के लोग रहते हैं और ये लोग पावर और स्ट्रेंथ को ओपनली एक्नॉलेज करते हैं। यहाँ रिवील होता है कि मास्टर रेमोडनेस इतना पावरफुल क्यों है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसकी इमॉर्टैलिटी जैसी एबिलिटी से आती है। मतलब ना वो इजीली डिस्ट्रॉय होता है, ना परमानेंटली मारा जा सकता है। सिटी के प्राइमल ने अपने लोगों को बताया होता है कि एक टाइम पे मास्टर रेमोडनेस का हंट किया गया था और ये हंट 2 मास्टर के बच्चों ने मिलकर किया था, मास्टर स्काईवुल्फ और मास्टर चैन यांग। दोनों ने मिलकर पहला अटैक किया और मास्टर रिमोडनेस का फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय कर दिया। उस मोमेंट पे उन्हें लगा कि काम खत्म, लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही उन दोनों को शॉक लगता है क्योंकि मास्टर रिमोडनेस दोबारा रिमोडनेस से रीअपियर हो जाता है, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके बाद मास्टर रिमोडनेस उन्हीं के अगेंस्ट अपनी रिमोडनेस पावर यूज करता है। सिर्फ रिमोडनेस की मदद से वो मास्टर चैंग यांग को इंस्टेंट डिस्ट्रॉय कर देता है। नो चांस, नो कम बैक। मास्टर स्काईवुल्फ किसी तरह बच निकलता है क्योंकि वो अपनी ही हिडन डायमेंशन में छुपा होता है, वरना उसका भी गेम ओवर था। इस इंसिडेंट के बाद सारे मास्टर्स को क्लियर हो जाता है कि मास्टर रिमोडनेस कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है, वो किंगडम के बहुत क्लोज माना जाता है क्योंकि उसके पास रिमोडनेस का एक बहुत मैसिव सोर्स होता है, इतना बड़ा कि उसका स्प्रेड ऑलमोस्ट 10 लाइट ईयर्स तक होता है। मतलब रिमोडनेस एनर्जी का कोई एंड ही नजर नहीं आता। इसी वजह से अब कोई भी मास्टर रिमोडनेस को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि टेरुगट जैसे पावरफुल फोर्सेस भी मास्टर रिमोडनेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि उसका रिमोडनेस डोमेन लिटरली 10 लाइट ईयर्स वाइड है। फिर मास्टर प्राइमल लो फेंग से पूछता है कि वो मास्टर रिमोडनेस के बारे में इतनी डिटेल क्यों गैदर कर रहा है। तब लो फेंग अपना प्लान रिवील करता है। वो कहता है कि उसका इंटेंशन है कि मास्टर रिमोडनेस से रिलेटेड 3 बॉडीज या 3 फॉर्म्स क्रिएट करे। लो फेंग ऑलरेडी जानता होता है कि मास्टर रिमोडनेस का एक चाइल्ड है जिसका नाम पैंगिएरा है, जो 108 सीज किंगडम से बिलोंग करता है। और लो फेंग को यह भी पता होता है कि ये 108 सीज एक्चुअली पैंगिएरा का जीनस है और ये जीनस डायरेक्टली मास्टर रिमोडनेस से आता है। लो फेंग का प्लान सिंपल बट डेडली होता है। अगर वो 108 सीज किंगडम का थोड़ा सा एसेंस हासिल कर ले तो उसके पास मास्टर रिमोडनेस का जेनेटिक इम्प्रिंट आ जाएगा और जैसे ही ये हो जाता है, लो फेंग मास्टर रिमोडनेस की पावर से अपनी 3rd बॉडी फॉर्म कर सकता है। बाद में मास्टर रिमोडनेस लो फेंग को रिलीज कर देता है और रीजन सिर्फ पावर नहीं होती बल्कि ऑनर डेट होता है। मास्टर रिमोडनेस पर प्रीमल सिटी का एहसान होता है, इसलिए वो लो फेंग को जिंदा छोड़ देता है। साथ ही वो लो फेंग को एक और शॉकिंग इन्फो देता है कि ट्रूयान ने फेजियान के साथ फाइट की थी क्योंकि ट्रूयान ने सुना था कि फेजियान लो फेंग का पीछा कर रहा था और रिमोडनेस में फंस चुका है। ये फाइट ट्रूयान जीत चुका होता है क्योंकि ट्रूयान अब वेनरेबल लेवल पर पहुंच चुका होता है। बैटल के दौरान वेजियांग ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसे एक और वेनरेबल हेल्प कर लेता है, वेनरेबल वॉन फैंग। वॉन फैंग की पावर इतनी ज्यादा होती है कि ट्रूयान फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाता और मजबूरन रिट्रीट कर जाता है। फिर बाद में ट्रूयान ने एम्परर वेजियांग से अकेले फाइट की, जहां ट्रूयान की जान चली जाती है। ये सब सुनने के बाद लो फैंग का दिमाग कंप्लीटली फ्लिप हो जाता है। अब वो एम्परर वेजियांग और वेनरेबल वॉन फैंग दोनों से बदला लेने का पक्का डिसीजन कर लेता है क्योंकि ये दोनों मास्टर ट्रूयान के किलर्स होते हैं। इसके बाद लो फैंग अपनी नेक्स्ट मिशन पर निकल पड़ता है, रॉयल के अंदर मास्टर रिमोडनेस से चेरेनगान हासिल करना। इस मिशन में लो फैंग लोएस्ट लेवल रीजन चूज करता है जिसे रूलिंग सेक्टर की लैंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग होती है, ब्लड सी। ये जगह वेनरेबल लेवल की एग्जिस्टेंस से लिंक्ड होती है, इसीलिए सबको स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि सी को टच ना करें। जब वेनरेबल वहां से चला जाता है तो लो फैंग अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज करता है और 0.2 सेकंड से भी कम टाइम में ब्लड सी से एक ट्रेस ब्लड एसेंस चुरा लेता है। मिशन टेक्निकली सक्सेस हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही एक होल ओपन होता है और मास्टर रिमोडनेस को तुरंत पता चल जाता है। वो होल को अपनी डोमेन में ड्रैग कर लेता है। यहीं पर लो फैंग का फेस टू फेस एनकाउंटर होता है मास्टर रिमोडनेस के साथ, जो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि लो फैंग ने उसके वर्ल्ड के फॉरबिडन एरिया में एंट्री ली होती है। इसी मास्टर रिमोडनेस को मास्टर 9 नाइटर भी कहा जाता है। दोनों नाम सेम ओनर को रेफर करते हैं, यानी इस डोमेन का एब्सोल्यूट रूलर। मास्टर रिमोडनेस लो फैंग पर अपनी इल्यूजन टेक्निक यूज करता है और लो फैंग अपनी आंखों से वो इल्यूजन देख सकता है, मतलब प्रेशर मैक्स लेवल पर होता है। फिर मास्टर रिमोडनेस पूछता है कि लो फैंग ने रूल्स क्यों ब्रेक किए। लो फैंग कामली रिप्लाई करता है कि उसे किंगडम के सीक्रेट्स की क्यूरियोसिटी थी क्योंकि वहां ब्लड की स्मेल थी और वो सिर्फ नॉलेज के लिए एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन मास्टर रिमोडनेस को ये एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आती क्योंकि रूल्स ब्रेक हुए होते हैं। सिचुएशन ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस तक पहुंच जाती है। तब लो फैंग अपना लास्ट कार्ड प्ले करता है
और कहता है कि वो प्रीमल के मेयर का स्टूडेंट है। यहीं पर मास्टर रिमोडनेस अपना फाइनल डिसीजन देता है। वो लो फैंग को एक ऑप्शन देता है, या तो यहीं खत्म या फिर मास्टर रिमोडनेस की सब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो जिसका नाम है देवा लहलूर। अगर लो फैंग देवा लहलूर ज्वाइन कर लेता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। और यहीं से लो फैंग की स्टोरी एक और डेंजरस लेवल में एंटर कर जाती है। फिर लो फैंग को एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है कि देवा लुलूर स्कूल में एक हेयर होता है, और जो भी हेयर देवा लुलूर के थर्ड लेवल को कंट्रोल कर लेता है उसे ऑटोमेटिकली सब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती है। मतलब अगर आज लो फैंग मना भी करता तो फ्यूचर में उसे फिर भी देवा लुलूर की सब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होती। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, लो फैंग के लिए ये एक्चुअली गुड न्यूज़ होती है क्योंकि उसे बाकी हेयर से बहुत पहले इन्वाइट मिल जाता है। रीजन सिंपल है, ऑफर डायरेक्टली मास्टर रिमोडनेस ने दिया होता है। इसलिए लो फैंग बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है कि वो मास्टर रिमोडनेस के अंडर देवा लुलूर की सब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा, जिसे डेटी ऑफ इमॉर्टल भी कहा जाता है। लो फैंग का आंसर सुनते ही मास्टर रिमोडनेस इंस्टेंटली अग्री कर लेता है और उसे अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस मार्क दे देता है। इसके बाद मास्टर रिमोडनेस एक टोकन या मार्क लो फैंग को देता है जो उनके अग्रीमेंट का प्रूफ होता है। फिर लो फैंग को रिमोडनेस के डोमेन से रिलीज कर दिया जाता है। सरप्राइजिंगली मास्टर रिमोडनेस इस डिसीजन से बिल्कुल अनहैप्पी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ललूर स्कूल के बहुत से मंक्स पहले ही लो फैंग को वर्शिप करते होते हैं। मतलब लो फैंग को रिक्रूट करना एक्चुअली एक बर्डन बन चुका होता, बाकी मंक्स के लिए भी और सिस्टम के लिए भी। लेकिन मास्टर रिमोडनेस के लिए ये परफेक्ट सिचुएशन होती है। लो फैंग खुद उसके पास आ जाता है, इसलिए मास्टर रिमोडनेस को किसी और मंक से कम्पीट ही नहीं करना पड़ता। जब लो फैंग मास्टर रिमोडनेस के डोमेन से बाहर निकलता है तो रिमोडनेस के ब्रदर्स उसे वार्मली वेलकम करते हैं और उसे रिमोडनेस के रिसोर्सेज भी मिलते हैं। इसी सपोर्ट के साथ लो फैंग तुरंत अपनी थर्ड बॉडी मास्टर रिमोडनेस क्लोन को फॉर्म करने की प्रोसेस स्टार्ट करता है। लकी पार्ट ये होता है कि इस बार इंक्यूबेशन बिल्कुल स्मूथ होती है। वर्ल्ड ट्री वाली फेलियर जैसी कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होती। प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अब बस 600 साल का वेट रह जाता है जहां लो फैंग की थर्ड बॉडी फुली बॉर्न हो जाएगी। इस सक्सेस के बाद लो फैंग का मेन बॉडी जेन्युइनली खुश हो जाता है और वो अपनी थर्ड क्लोन की सेलिब्रेशन करता है। और यहीं पर स्टोरी टेम्परेरीली पॉज होती है। कंटिन्यूएशन नेक्स्ट एपिसोड में होगी। अगर आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए इम्पेशेंट हो तो शॉर्ट स्पॉयलर्स का वेट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।